ईडीसी का पार्ट 2 का अपडेटेड वर्जन आ गया है, उसी के करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। नेशनल न्यूज के टॉप 10 जो करंट अफेयर्स है स्टार्टिंग के, वो मैंने डिस्कस कर दिए थे। अब इस वीडियो में हम बाकी के 10 करंट अफेयर्स देखेंगे, थोड़ा क्विक फेज में देखेंगे, जो चीजें लर्न करने वाली है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको ही मेंशन किया है। स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यूज स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 130 बिल 2025 हैज बीन प्रपोज्ड बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट। अब ये बिल क्या है ये समझिए। तो ये बिल ये बोला गया है कि अगर कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है 30 डेज के लिए, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। ये बेसिक सा बिल है जो कि इस बार लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है। कब प्रेजेंट किया गया है, तो याद रखिएगा 20 अगस्त को ये बिल आया था। इस बिल में बेसिकली ये बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा मिनिस्टर है जो किसी भी क्रिमिनल केस में, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्रिमिनल केस में अगर वो अरेस्टेड है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से। ठीक है, अब देखो कौन कौन से मिनिस्टर शामिल हैं इस पूरे में। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया गया है, चीफ मिनिस्टर है सारे स्टेट्स के, और कोई भी मिनिस्टर, यानी नो वन इज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिल। जो भी व्यक्ति है, जो भी मिनिस्टर है, अगर वो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में 30 दिन के लिए, डेट इंपॉर्टेंट है, डेज इंपॉर्टेंट है, 30 डेज के लिए या तो उसको अरेस्ट किया जाए या डिटेन किया जाए, तो उसको अपनी पोस्ट से रिमूव होना होगा। दिस वाज द बिल विच वाज प्रेजेंटेड इन लोकसभा। ठीक है, अब देखो अगर ये बिल आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स है जिसको अमेंड करना पड़ेगा। कौन कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 डबल है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ये आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, इसी बिल को यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में भी एक्सटेंड किया गया है, लेकिन पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लिए एक सेपरेट बिल लाया गया है। यानी कि इस बिल में, यानी कि जो आपका 130 बिल है, इसमें पुडुचेरी एंड कश्मीर इंक्लूडेड नहीं है, इनके लिए एक सेपरेट बिल लाया गया है। ठीक है, देखो इसी बिल में रीअपॉइंटमेंट का भी प्रोविजन दिया गया है। बोला ये गया है कि जैसे कस्टडी से रिलीज हो जाते हैं मिनिस्टर, है ना, तो उनको वापस से रीअपॉइंट करने का प्रोविजन दिया गया है। यानी कि जब तक वो कस्टडी में है सिर्फ तब तक के लिए ही अपने पोस्ट से रिमूव है। एक बार वो कस्टडी से फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद उनको अपनी पोस्ट वापस मिल सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अभी ये भी देख लेते हैं कि करंट में एग्जिस्टिंग हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है। अच्छा, एक चीज याद है कि ये इस वाले बिल में कोई भी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि जितनी देर के लिए, जितने दिनों के लिए वो कस्टडी में है, उतने दिनों के लिए उनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जबकि हमारा जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था, जो कि आरपीए आपका सेक्शन 8 में है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51, जो कि सारी हमारे इलेक्शन चीजों को गाइड करता है। अब उस एक्ट में ये बोला गया है, पहली चीज तो उसमें 30 डेज का प्रोविजन नहीं है। उसमें क्या है कि अगर आप 2 साल के लिए, 2 साल से कम के लिए, मतलब किसी भी क्रिमिनल केस में, सेक्शन आरपीए के सेक्शन 8 में ये बोला गया है कि किसी भी क्रिमिनल केस में अगर कोई आपका मिनिस्टर है जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये डिस्क्वालिफिकेशन होगा कितने टाइम के लिए, तो वो पूरा इंटायर पीरियड जिसके लिए उसको कन्विक्ट किया गया प्लस 6 साल। और यानी कि अगर आप जेल से बाहर भी आ जाते हो अभी करंट प्रोविजन के हिसाब से, और आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, तो 6 साल तक आप एटलीस्ट एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये चीज कहाँ से आई थी, तो देखो इस आरपीए के सेक्शन 8 से एक रिलेटेड केस भी है। किसका केस है, लिली थॉमस का केस है, 2013 में हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया से। इन्होंने क्या किया था कि प्रोविजन था कि अगर आप क्या करते हो, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे देते हो, तो फिर आप अपने पोस्ट को होल्ड कर सकते हो। इसको क्या कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। क्लियर हो गई ये वाली न्यूज। चलो अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एक नया एक्ट आया है, ये जो भी है इसमें मेनली जो है इस वाले वीडियो में हमने एक्ट की ही बात की है। और ये जो एक्ट आया है क्या, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अब देखो होता क्या है, ऑनलाइन गेमिंग का मतलब क्या है, वो सारे गेम जिसमें क्या इंक्लूड है, ऑनलाइन मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ऑनलाइन मनी का मतलब ये समझो कि जहां पे भी आप क्या करते हो, पैसे लगाते हो, किस लिए, ताकि आपको क्या मिल सके, इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा, कोई भी क्रेडिट ले लो, कॉइन ले लो, टोकन ले लो। बेसिकली हम किसकी बात करें, कन्वर्टेबल मनी की बात करें, यानी कि एनी हाउ हम किसी भी जो टोकन है, कॉइन है, उसको क्या कर सके, कैश मनी में कन्वर्ट कर सके। इसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली क्या किया गया है, एक एक्ट लाया गया है। ठीक है,
अभी देखो, जो हमारा इंडिया है करंट में, उसका जो मनी गेमिंग सेगमेंट है उसका वैल्यूएशन कितना है, 3.2 बिलियन डॉलर है, ठीक है। मेजर प्लेटफॉर्म्स आपको पता है, ड्रीम 11 है, मोबाइल प्रीमियर लीग है, और 40 प्लस ऐसे ऑनलाइन गेमिंग है जो आपको क्या करते हैं, इट्स लाइक कि आप उस पर आप पैसे लगाइए और गेम खेलिए एंड यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजों को लीगलाइज और रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो ई स्पोर्ट्स है, लेजिटिमेट कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स बनाया जाए और इसको प्रमोट किया जाए। बेसिक जो एजेंडा है वो ये है कि जो ये ई स्पोर्ट्स है जो लक फैक्टर पे चल रहा है, इसको बंद करके इसको क्या किया जाए, एक लेजिटिमेट और कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स के रूप में इंडिया में डेवलप किया जाए। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ये क्या कर सके, डेवलपमेंट और प्रमोशन किसका करें, स्पोर्ट्स का करें। अब इस एक्ट में ये बोला गया है कि 4 तरह की जो होंगी टोटल कमिटीज बनाई जाएंगी, नेशनल कमेटी बनाई जाएंगी, जो कि आपकी कौन कौन सी होगी, ओलंपिक कमेटी, पैरा ओलंपिक कमेटी, स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात कर लो, ये सबके आगे नेशनल लगा हुआ है, ठीक है, रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये 4 बॉडी बनाई जाएंगी जो बेसिकली क्या करेंगी, आपके इंडिया में जो है स्पोर्ट्स को डेवलप करने और प्रमोट करने का काम करेंगी, ठीक है। अब ये जो कमिटी होगी इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, 15 मेंबर्स होंगे। इन 15 मेंबर्स में भी कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है, उसको देख लीजिए। जैसे 2 जो होंगे वो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, 2 आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 4 वुमेन मेंबर होंगे। यानी टोटल आपको ऑलरेडी 8, जो ये 15 मेंबर्स की कमेटी है इसमें 8 मेंबर कौन होंगे प्री डिसाइडेड है। बाकी के मेंबर मैक्सिमम 15 है, इसका ये मतलब नहीं कि 15 ही होंगे, बट मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 15 हो सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपका है अगला एक्ट, इंडियन पोर्ट्स एक्ट है, पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए होगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो कि एक स्टैच्यूटरी एडवाइजरी बॉडी बनाई जाएगी, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल होगा, जो इस इंडियन पोर्ट एक्ट के जितने भी फीचर्स हैं या प्रोविजंस हैं उसको गवर्न करेगी, ठीक है। इसको चेयर कौन करेगा, तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, देखो ये जो इंडियन पोर्ट एक्ट बनाया जा रहा है ये जो है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल लॉ जो है, कौन सा, मारपोर्ट, इनसे इंडियन के पोर्ट्स को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कराने के लिए करेगा, ठीक है। तो याद रखना ये जो मारपोल है ये क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। और इंडिया का जो ये नया हमारा इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 आया है, इसके जो प्रोविजन होंगे वो क्या करेंगे, वो इनलाइन होना चाहेंगे किसके साथ, मारपोल के साथ, और दूसरा बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन के साथ, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट में देखो, एक और एक्ट आया है दैट इज मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। अब देखो इसमें ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं वो मैंने जनरली लिख दी हैं, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप इसको एक बार देख लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 10 दिसंबर 2024 को लोकसभा में ये बिल जो है प्रेजेंट किया गया था। 6 अगस्त को जो है लोकसभा ने इसको पास कर दिया 2025 में। 11 अगस्त को ये लोग राज्यसभा से पास हो गया और 18 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इसको अपना एसेंट दे दिया है। तो यानी मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 जो है वो प्रेसिडेंट से एसेंट ले चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या बात की गई है, तो इसमें देखो नेशनल शिपिंग बोर्ड के स्टैब्लिशमेंट की बात की गई है और सी फेयर वेलफेयर बोर्ड के स्टैब्लिशमेंट की बात की गई। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो नेशनल शिपिंग बोर्ड होगा इसमें मैक्सिमम 16 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और इसमें भी ये बोला गया है कि जो 6 मेंबर होंगे वो कहाँ से आएंगे, 16 में से वो पार्लियामेंट से आएंगे, ठीक है। अब पार्लियामेंट में भी आपको ये दे दिया गया है कि 4 जो होंगे वो कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे, और 2 जो मेंबर होंगे वो कहाँ से होंगे, राज्यसभा से होंगे। क्लियर हो गया। चलो देखो अब नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो क्या है, लखनऊ मेट्रो का जो है फेज 1B को नॉड मिल गई है, अब ये स्टार्ट होगा, जो कि लखनऊ का क्या होगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा। टोटल लेंथ इसकी जो अभी फेज 1B है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 11.165 किलोमीटर होगी। टोटल 12 स्टेशन होंगे। बेसिकली अगर रूट की बात की जाए तो ये चारबाग से वसंत कुंज तक होगा। अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली ओल्ड लखनऊ के लिए है, जिसमें आपका अमीनाबाद, अय्यागंज, पांडेगंज चौक, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर होंगे, ठीक है। लखनऊ में टोटल जो मेट्रो की लेंथ है वो कितनी है, 34 किलोमीटर है। प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए, अगर फेज 1B को आप इंक्लूड नहीं करते हैं तो प्रेजेंट में 22.878 किलोमीटर तक की इसकी जो है मेट्रो की रीच है। टोटल 21 स्टेशन है। अगर और डिटेल में जाओ तो
5 सितंबर 2017 में लखनऊ में क्या है मेट्रो स्टार्ट की गई थी। फर्स्ट मेट्रो कहाँ से कहाँ तक रन हुई थी? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक, ठीक है। उसके बाद 2019 में जो है एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया वाला भी रूट ऐड हो गया था, और अब जो है 1B फेज स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? चारबाग से वसंत कुंज तक जाएगा। क्लियर हो गया। इंडिया में अगर बात की जाए तो सारी सिटीज को मिला के टोटल मेट्रो की कितनी लेंथ है? 1013 किलोमीटर है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया किस नंबर पे आता है? तो थर्ड नंबर पे आता है मेट्रो के नेटवर्क में। क्लियर हो गया बात। चलो नेक्स्ट न्यूज देखो। नेक्स्ट न्यूज तो था वो कुछ ऐसा दिया हुआ था कि प्रोजेक्ट अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन करके दिया हुआ था, बट आप याद रखो कि इतना ज्यादा फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद नहीं कर पाओगे। तो आप बेसिक वो चीज देखो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेमिकॉन इंडिया 2025। ये कॉन्फ्रेंस है, किसके लिए हुई थी? सेमीकंडक्टर के लिए हुई थी। कहाँ पे हुई है? यशोभूमि द्वारिका में हुई है, ठीक है। बेसिकली इसका क्या है, एम क्या है? तो ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में जो है सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो, और इसी थीम पे इन्होंने क्या किया है, सेमिकॉन इंडिया एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। इसका थीम क्या है? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें ई दृष्टि में जो है इस वाले सब हेडिंग में बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, फैक्ट दिए हुए हैं। इससे पहले भी ये जो सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 है, ये कहाँ कहाँ पे हो चुका है? तो 22 में बैंगलोर में हुआ था, 2023 में ये गांधीनगर में हुआ था, और 2024 में ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। अभी 2025 में ये कहाँ पे हुआ है? द्वारका दिल्ली में हुआ है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एक्ट देखो, आया है द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल। बेसिकली क्या है, देखो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो सेंट्रल एक्ट के, जिनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल पेनाल्टीज होती हैं माइनर प्रोसीजरल वायलेशंस के लिए, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए जो आपके क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है या पेनाल्टी लगाई जाती है, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया? डिक्रिमिनलाइज किया है। टोटल अभी जो ये लॉ प्रपोज है, इसमें ये आप समझ लीजिए कि 355 प्रोविजंस के लिए बात की गई है, जिसमें से ये बोला गया है कि 288 प्रोविजंस को क्या कर दिया जाए? डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीएसएनएल जो है उसने पार्टनरशिप की है किसके साथ? एरिक्सन, नोकिया, सिस्को और क्वालाकॉम के साथ। बेसिकली अगर आप ये देखिए तो ये सारे टेक जायंट्स हैं। किसके लिए ये पूरी पूरी पार्टनरशिप की गई है? तो इंडिया में 5G और AI को डेवलप करने के लिए की गई है। बेसिकली होगा क्या, देखो एरिक्सन जो होगा ये 5G सेंटर स्टैब्लिश करेगा इंडिया में, ठीक है। क्वालाकॉम टेक्नोलॉजी की बात कर लो तो ये भी क्या करेगा? ये ट्रेनिंग देगा स्टूडेंट्स को, किसके लिए? 5G और AI के लिए, ठीक है। सिस्को क्या करेगा? ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और नोकिया क्या करेगा? ये बीएसएनएल के साथ मिल करके AI और मशीन लर्निंग की लैब को इंट्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि एरिक्सन, नोकिया, सिस्को, क्वालाकॉम ने बीएसएनएल के साथ पार्टनरशिप की है 5G और AI को प्रमोट करने के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, बैंगलोर मेट्रो में जो येलो लाइन है उसका इनॉग्रेशन हो गया है। देखो अब बैंगलोर मेट्रो में जैसे ही येलो लाइन स्टार्ट होगी तो टोटल जो मेट्रो का नेटवर्क है बैंगलोर का, वो कितना हो जाएगा? 96 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो एक ब्रह्म करके स्टार्ट हुआ है फीचर, दैट इज वो है क्या? तो ब्रह्म जो आपका है एक रेल मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। और ये कहाँ का है? तो ये याद रखने वाला है कि ये स्टार्ट होगा विदिशा मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या? वंदे भारत या फिर मेट्रो कोचेस जो होंगे उनकी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग होगी। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की 10 न्यूज देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।